उदाहरण 2, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो हमें इस सवाल में बताना है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q क्या कोई पूर्णांक है। तो हम इसे लिखेंगे कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर, अब ए को तो हमने क्या मान लिया कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि इसमें हमें सम भी पूछ रहा है और विषम भी पूछ रहा है, तो हमने ए को क्या कर लिया, कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लिया। भाई सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। तथा बी, अब बी का जो हम मान निकालेंगे वो हम यहाँ से सवाल से निकालते हैं कि हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी कितना है, 2 है। तो हमारा जो बी का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि तथा बी बराबर जो है वो कितना है, ये 2 है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का जो हमारा मान होता है वो या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन बी से कैसा होता है, ये छोटा होता है। तो इसी के अनुसार हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए बराबर, अब बी का मान हमने कितना माना है, ये 2 माना है, तो ये हो जाएगा 2q प्लस आर। और जहां पर जो आर का हमारा जो मान होगा वो या तो क्या होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और इधर क्या होता है, ये बी होता है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 2 से क्या होगा, ये छोटा होगा। तो इसीलिए जो हमारे आर के संभावित मान होंगे, तो इसीलिए आर के संभावित मान वह या तो 0 होगा या 1 हो जाएगा। 2 से तो कैसे होंगे, वो छोटे होंगे। तो इसलिए आर के संभावित मान या तो वो 0 है या वह कितना है, 1 है। अब आगे, यदि आर बराबर 0 है, यदि आर का मान कितना है, 0 है, तो ए बराबर, तो अगर आर का मान 0 है तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो 0 रख देंगे तो हम इसे हटा सकते हैं। तो ए का जो मान था वह हमारा कितना बन रहा है, केवल 2q के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये 2q हमें प्राप्त हो जाएगा। और यदि आर बराबर 1 है, अब आर का मान हम कितना मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं, तो 1 अगर यहाँ पर हम आर का मान मानेंगे तो ए बराबर ये हो जाएगा 2q प्लस 1। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये 2q प्लस 1। अब हमने क्या करा कि एक बार तो आर का मान 0 रख दिया था, तब हमें ए का मान ये 2q प्राप्त हुआ, और एक बार हमने आर का मान कितना रख दिया, 1 रख दिया, तब हमें ये ए बराबर कितना प्राप्त हुआ, ये 2q प्लस 1 हमें प्राप्त हुआ है। अब आगे कि यदि ए बराबर 2q, यदि ए बराबर 2q है, तो यदि ए बराबर 2q है तो यह एक समपूर्णांक है। तो यह क्या हो जाएगा, एक समपूर्णांक हो जाएगा। समपूर्णांक से हमारा मतलब ये है कि यह जो है ये 2 से विभाजित है। जब हम इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 आपस में कट जाएंगे, तो इसलिए ये क्या है, एक समपूर्णांक है। इसे हम कोष्टक में लिख के बता देंगे कि क्योंकि यह 2 से विभाज्य है, क्योंकि यह क्या है, ये 2 से विभाज्य है। तो हमने इसे ये कोष्टक में लिख के बता दिया कि यह जो है एक 2 से विभाज्य है। साथ ही साथ हमने जो धनात्मक पूर्णांक माना था तो हम उसे भी लिख देते हैं कि साथ ही एक जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक वह या तो समपूर्णांक है, या तो समपूर्णांक है, या हो सकता है समपूर्णांक हो सकता है, या वह क्या कहलाएगा, विषम पूर्णांक, या विषम पूर्णांक कहलाएगा वह। तो हमारा जो धनात्मक पूर्णांक था वह या तो समपूर्णांक हो सकता है या विषम हो सकता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि a बराबर ये 2q था, जो हमारा क्या निकल गया, ये समपूर्णांक के रूप में हमें प्राप्त हो गया है। अब आगे कि यदि a बराबर 2q प्लस 1 है, तो यदि a बराबर 2q प्लस 1 है तो यह विषम पूर्णांक है। तो यह क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो यह विषम पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि
यह 2 से विभाज्य, क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि यह क्या है, ये 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये क्या है कि a बराबर 2q प्लस 1 यह विषम पूर्णांक है। उदाहरण 3, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो क्या है ये सवाल कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक क्या है, कोई पूर्णांक है। तो हम इसमें सबसे पहले लिखते हैं कि माना कि ए कोई, माना कि ए कोई। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें जो सवाल दे रखा है उसमें यहाँ पर लिखा है ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है, तो हम इसी को ही लिखेंगे कि माना कि ए कोई क्या है, ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है, हमें इसी को ही तो दर्शाना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर, अब b का जो हम मान निकालेंगे वो यहाँ पर आगे देखेंगे कि आगे यहाँ कितना लिखा है, ये 4 लिखा है, और यहाँ पर भी आगे कितना लिखा है, ये 4 लिखा है, और यही जो हमारा b का मान है। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि तथा b बराबर कितना है, ये 4 है। तब यूक्लिड विभाजन, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लिखेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर जो b का मान हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये 4 दे रखा है, तो हम इसे इसी के अनुसार जमाते हैं कि a बराबर 4q प्लस आर, और जो हमारा ये r का मान होता है वो या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन b से कैसा होता है, छोटा होता है। तो b का जो हमारा मान है वो कितना है, ये 4 है, तो हमारा जो r का मान हुआ वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 4 से कैसा होगा, वो छोटा होगा। तो इसलिए जो हमारे r के संभावित मान है उन्हें हम लिखते हैं कि इसलिए r के संभावित मान बराबर 0, 1, 2, 3, ये सब हमारे क्या हो गए, r के संभावित मान हो गए, अर्थात हमारे जो a के मान होंगे, अर्थात a के जो हमारे मान है कि a संख्याओं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने इसका मान 0 रखा तो ये कितना हो जाएगा, केवल 4q हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा मान निकल के आया वो निकल के आया 4q, और जब हम 1 लिखेंगे तो यहाँ कितना लिखा जाएगा, ये 1, तो कितना हो जाएगा, ये 4q प्लस 1, और जब हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पर जब हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4q प्लस 2, ये हो गया हमारा 4q प्लस 2, और जब हम 3 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ये 4q प्लस 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये r के संभावित मानों को हमने एक एक करके जब यहाँ जमाया तो 0 जमाया तो कितना हो गया, ये 4q, 1 जमाया तो कितना हो गया, ये 4q प्लस 1, 2 जमाया तो कितना हो जाएगा, ये 4q प्लस 2, और जब 3 जमाएंगे तो ये कितना हो जाएगा कि 4q प्लस 3 के रूप का होता है। अब आगे कि चूंकि a एक विषम पूर्णांक है, हमने a को क्या माना था, विषम पूर्णांक माना था, तो a एक विषम पूर्णांक है, इसीलिए यह 4q, 4q प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता है। इसलिए ये क्या क्या नहीं हो सकता है, 4q और 4q प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर इसमें हम 2 का भाग देंगे तो चला जाएगा, ये 2 दूनी 4, ये कट रहा है, ये भी दोनों संख्या 2 2 से कट जाएंगी, ये 4 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2, तो ये क्या है, 2 से विभाज्य है। जब 2 से विभाज्य है तो ये समपूर्णांक है, तो ये क्या आ जाएगा, विषम पूर्णांक नहीं है। तो हमने इसे लिख दिया है कि इसलिए ये 4q प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो कौन सा पूर्णांक है, सम, जबकि हम किसकी बात कर रहे हैं, विषम की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ कोष्टक में लिखकर भी बता देते हैं कि क्योंकि यह 2 से विभाज्य है, तो चूंकि a कोई एक विषम पूर्णांक है तो इसीलिए यह 4q प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता है। फिर आगे, इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अब कौन कौन सी बची हमारी कि 4q प्लस
1 4Q+3 के रूप का होगा। इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो ये 4Q+1 या 4Q+3 के रूप का होगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये 4Q और 4Q+2 के रूप का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये 2 से विभाज्य है, तो ये क्या कहलाएंगे? सम पूर्णांक कहलाएंगे। और इधर आगे ये 4Q+1 और 4Q+3 ये जो है ये 2 से विभाज्य नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे विषम पूर्णांक कहलाएंगे। उदाहरण 4, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? तो हमें इस सवाल में ये बताना है कि 420 काजू की बर्फियां और 130 जो बादाम की बर्फियां हैं, वह ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरियों में बर्फियों की जो संख्या है वो समान रहे और ये जो ढेरियां हैं वो बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। और इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? तो इसे क्रमबद्ध रूप से हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि एचसीएफ लेख में 420 और 130 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। और इसे ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो हम यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 420 और 130 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 420 और 130 संख्या को लेंगे और 130 का जो भाग है वो किस में दे देंगे? अब हम 420 में दे देंगे। तो ये जो है कम से कम 3 बार चला जाएगा। तो 13 ये कितना हो गया? ये 39, तो ये हो गया 390। और जब हम इसे घटाएंगे तो शेषफल हमें ये 30 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसे जमा देंगे कि भाज्य कितना हो गया? ये हमारा 420 कि भाज्य बराबर भाजक, भाजक हो गया हमारा ये 130 गुणा भागफल, भागफल हो गया ये 3 और प्लस शेषफल, शेषफल कितना हो गया? ये 30। अब हम इसे जब तक करेंगे जब तक हमें शेषफल शून्य प्राप्त न हो जाए। तो अब हम इस 30 का भाग किस में देंगे? ये 130 में देंगे। तो हम इसे इधर ही कर देते हैं कि 30 भागित कितना हो गया? ये 130, जो कि कितनी बार जाएगा? ये 4 बार जाएगा। तो 30 को 12, तो ये हो गया 120। जब हम इसे घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा हमारे पास? ये 10 शेष बचेगा। तो इसे भी हम लिख देंगे कि 130 बराबर ये भाज्य बराबर भाजक, भाजक हो गया हमारा ये 30 गुणा भागफल हो गया ये 4 प्लस शेषफल कितना हो गया? ये 10। अब हम 10 का भाग किस में देंगे? 30 में देंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि 10 का भाग किस में दे रहे हैं? 30 में दे रहे हैं। तो ये कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो 10 तिया 30, घटाएंगे शेष कितना बचेगा? ये 0। तो अब हम यहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? ये 0 प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसे लिख देंगे कि भाज्य, भाज्य कितना हो गया? ये हमारा 30 कि भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना हो गया? ये 10 गुणा भागफल, भागफल कितना हो गया? 3 प्लस शेषफल, शेषफल कितना प्राप्त हो गया? हमें ये 0 प्राप्त हो गया है। तथा हमें जो नया भाजक प्राप्त हुआ है यानी कि ये जो 10 है यही हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो अतः 420, अतः 420 और 130 का HCF बराबर कितना है? ये 10 है। तो हमारा जो 420 और 130 का जो HCF निकला है वो कितना निकला है? 10 निकला है। तो इसीलिए प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए, इसीलिए प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10 की ढेरी 10 की ढेरी बना सकता है। इसीलिए प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10 की ढेरी बना सकता है।